फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 माह में दूसरे दौरे अमेरिका की बाज़गश्त जारी है। इन दौरों पर सबसे ज़्यादा शोर जो है भारतीय सरकार और भारतीय मीडिया मचा रहा है। अमेरिका की जानिब से BLA और उसकी ज़ैली ग्रुप जो है मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देना जो है कामयाब फौजी डिप्लोमेसी की दलील है, जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बैनुल-अक़वामी सतह पर तायीद होती नजर आ रही है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि जी मजीद ब्रिगेड और BLA कई मौलिक दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं, जिसमें जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग जैसे वाक़यात शामिल हैं। और आपको याद होगा कि उस हमले में जो 31 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो जाँ बहक हुए थे और 300 से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं यरगमाल बनाए गए थे। पाकिस्तान एक अरसे से भारत की जो रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने नुमाया कर रहा है, बेनकाब कर रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों की नामजदगी उनकी माली और लॉजिस्टिक मामलात ख़त्म करने का बड़ा मौसर तरीका है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आप अमेरिका में और इस वक्त जो मरकज़ निगाह है वो फील्ड मार्शल का दौरा है, अमेरिका बना हुआ है। और उसी तनाजुर में मैं देख रहा था कि जी भारत के जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के रणधीर जसवाल साहब, उन्होंने आर्मी चीफ की जो तकरीर हुई थी फ्लोरिडा में उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है और कह रहे हैं जी सेबर रेटलिंग इज़ पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, जो और ज़ाहिर कि ट्विस्ट किया गया उस पूरी तकरीर को जिस तरह से भारतीय मीडिया की रिवायत है। क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके? हमारी तरफ से डिनायल आ चुका बड़े भरपूर तरीके से। जनाब बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने इनवाइट किया। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये आजकल क्योंकि जंग परसेप्शंस की हो चुकी है और आई एम श्योर रॉ बड़ी एक्टिव है। हाँ। वो मिलिट्री फ्रंट पे तो कोई विक्ट्री हासिल नहीं हो सकी। अब उन्होंने सोचा होगा कि ये परसेप्शन जो खास तौर पर पाकिस्तान की ओवरऑल और हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो बनाई है मई की कारकर्दगी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतनी ज्यादा रिकग्नाइज की जा रही है। जाहिर है उसको डेंट डालने का यही तरीका है कि आप एक हमारी फोर्सेस को खास तौर पर लीडरशिप को इररिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की तरफ परसेप्शन क्रिएट करें। ये मैं यही था और यहाँ मैं अभी कल ही अमेरिका से कनाडा आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन चैनल ने मुझे कहा कि आप अपने कमेंट दें हमें कि जी आपके फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा है। तो मैंने उनसे कहा जी वो डिनाई कर दिया उन्होंने कहा नहीं लेकिन ये फीलिंग तो यही आई है। मतलब वो इंसिस्ट करना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हुई है। मैंने तो जाहिर इनकार किया जाने पे। मैंने कहा जी जब हमारी हुकूमत ने अब डिनाई कर दिया कि वो बेसलेस है तो उसमें वो प्रोग्राम ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये फीलिंग है कि एक्सप्लॉयटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने लिए बना ली हुई है कि हम हमारे पास यही रह गया कि हम एक परसेप्शंस के या एक ऐसा इल्यूजन बनाएं या डिल्यूजन बनाएं। डिल्यूजन कहते हैं उस चीज को जो आप खुद यकीन करते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे भी वही यकीन करें। तो ये डिल्यूजन की हालत में हिंदुस्तान कब से है आपने नोट किया होगा। एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने भी डिल्यूजन में ही आके 6 तैयारों की बात कर दी। जी जी 93 दिन बाद आके उसी डिल्यूजन को आके बता दिया। हिंदुस्तान अभी तक वो शायद सेल्फ डिनायल मोड में है और जितना जल्दी निकला है मेरा ख्याल है हमारे खित्ते के लिए भी अच्छा है, उनके लिए अपने लिए भी अच्छा है। दुरुस्त कहा। अच्छा, ये सफारतकारी अमूमन हम देखते हैं कि जी 2 ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं सफारतकारी में उनका अपना मामला होता है, तीसरे मुल्क को इतराज़ नहीं होता। भारत की जब बड़ी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रही थी अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान ने कभी शोर नहीं मचाया कि जी न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो रही है, खलाई कोऑपरेशन हो रही है। लेकिन जो आर्मी चीफ के पैदर पे 2 दौरे हुए हैं उस पर आप देखें, भारतीय सरकार को देखें, भारतीय मीडिया को देखें, अच्छा खासा वावेला मचा रहे हैं। तो ये क्या, ये इतनी नर्वसनेस क्यों है वहाँ पर? क्या वजह है कि मतलब है वरना एक मुल्क का दौरा है, तीसरे मुल्क का, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपके अपने ताल्लुकात हैं उनसे, अमेरिका से, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी? जी आमिर साहब, ये देखिए ये हिंदुस्तान का पहली दफा उनको ये न्यू नॉर्मल वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे कि ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। दुनिया मूव कर चुकी है। हिंदुस्तान ने पिछले 4-5 दहाइयों में यूरोप को भी एक्सप्लॉइट किया, अपने रशिया को भी किया, अमेरिका को भी इंगेज किया और हर एक को ये रियलाइजेशन कराई कि हम शायद आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल पार्टनर हैं और वो हम ही रीजनल एक पावर हैं जो चाइना की टक्कर ले सकता है। तो दुनिया ने मान लिया था। लेकिन अब आपने नोट किया होगा जो इंडिया ने ब्रिक्स की तरफ इनिशिएटिव ली है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका, ये मुल्कों के साथ मिलकर जब किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी आना पड़ा। मैं ब्रिक्स को कामयाब नहीं होने दूंगा और हिंदुस्तान पर एक गुस्से की बड़ी वजह ब्रिक्स भी है। आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान उसका फाउंडिंग मेंबर है। तो अब अमेरिका को भी ये रियलाइज हुआ है और यहाँ भी लोग यही समझना शुरू हुए हैं कि इंडिया ने काफी एक्सप्लॉइट किया अपनी पोजीशन को और पाकिस्तान की कॉस्ट पे किया है। तो अब पाकिस्तान ने, क्योंकि जैसे हम पहले भी हम बात कर चुके थे आपके साथ कि पाकिस्तान ने जो विक्ट्री हासिल की है वो हमने एक वैल्यू अपनी ऐड की है दुनिया की नजरों में कि बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूं कि विक्ट्री हैज अ वैल्यू। अगर आप खुदा ना खास्ता डिफीट होती तो किसी ने हमें मुंह नहीं लगाना था, किसी ने हमसे बात नहीं करनी थी। और फिर दुनिया ने रियलाइज किया कि हम एक पावर हैं। और आपने नोट किया होगा ग्लोबली दुनिया पावर टॉक्स टू पावर।
ये नहीं होता कि आप पावर जो है किसी कमजोर मुल्क के साथ जाके नेगोशिएशन शुरू करें। तो हमने ये अर्न की है, जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, और उनको खौफ आता है पाकिस्तान की रेलेवेंस होने के, क्योंकि उनके रेलेवेंट रहने का जवाज ही तब तक है जब पाकिस्तान इररेलेवेंट रहे। और अगर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुस्तान इतने अरसे से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, रेलेवेंट रह रहा था, हमने तो कभी शोर नहीं मचाया था किस मुल्क के साथ आप असले की डील कर रहे हैं, रशिया से क्या ले रहे हैं, फ्रांस से क्या ले रहे हैं, अमेरिका से क्या ले रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान इनसिक्योर फॉरन फील करता है क्योंकि उसने ये वाला सर्कमस्टांसेस कभी देखे नहीं है ट्रेडिशनली 30-40 सालों में। और नहीं, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हो, हमारी इलेक्शन के दौर हो, कभी भी इंडिया फोकल पॉइंट नहीं होता हमारे डिस्कशन का। मतलब हम जब तक वो कुछ हमसे बदमाशी नहीं करता, वरना पाकिस्तान तो आगे बढ़ जाते हैं हमेशा अच्छे खुश मिजाजी के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि और बहुत बड़ा जो फैसला हुआ कि अमेरिका की जानिब से BLA और उसके जो अलाइड ग्रुप है मजीद ब्रिगेड, उसको दहशतगर्द करार दिया गया। तो ठीक है, आपकी मामलात में फजाई रहते, लेकिन इन मामलात पे भी आपकी गहरी नज़र है। क्या अहमियत है इसकी सिंबलिज्म क्या है जो उसको दहशतगर्द करार दिया है? मेरा मानना ये आमिर साहब, ये एक मॉरल विक्ट्री है या एक मॉरल जीत हम इसको इसलिए कहेंगे कि ये बहुत बड़ा उस तरह डेंड नहीं होता। ये अमेरिका क्या करता है, अपने सीज कर देते हैं उनके असासे, ट्रांजैक्शन उनके नाम पे नहीं होती, अगर कोई फंड जारी हो तो वो रोक लिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, इसका जो इन्फ्लुएंस और परसेप्शन, जैसे मैंने कहा था, वो बड़ा मैटर करती है दुनिया के बाकी मुल्कों पर। दुनिया ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है कि अमेरिका की अलाइनमेंट इस सब्जेक्ट पर कहां है। तो ये एक बहुत बड़ी उस तरह अचीवमेंट तो है, लेकिन इसको हम विक्ट्री समझ के स्लीप ओवर जिसको कहते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फंडिंग हिंदुस्तान से मोस्टली आ रही थी और दूसरे सोर्सेज से आ रही है। अमेरिका से फंडिंग नहीं आ रही थी, जो अमेरिका फौरन रोक देगा तो कहेगा कि चलें जी अब वो क्लैप्स कर जाएगी उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, दहशतगर्द तंजीम जो है। अब फंडिंग उनकी अमेरिका से आ रही है, ट्रेनिंग, सपोर्ट, सब कुछ लॉजिस्टिक इंडिया से आ रही है, तो इंडिया कंटिन्यू रखेगा। लेकिन हमें मॉरल असेंडेंसी जिसको कहते हैं ना, अखलाकी हमें फतह हासिल हुई है कि व्हेन अमेरिका ने रियलाइज किया है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए डिप्लोमेट फ्रंट पे, बल्कि दूसरे मुल्कों में कन्विंस करना चाहिए कि अमेरिका को वो भी फॉलो करते हुए जितने मुल्क कंडेम करेंगे, हिंदुस्तान के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक उतना ही ज्यादा। अच्छा, क्या ये नहीं होता, जैसे अमलन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंडिंग जो अमेरिका से नहीं होती दहशतगर्द तंजीमों को, लेकिन क्या उनके लॉ से जो मुमालिक कर रहे होते हैं उन पर कोई असर पड़ता है? जैसे भारत फंडिंग कर रहा है, भारत का फुटप्रिंट हर जगह पे दहशतगर्दी में है पाकिस्तान में ना। एक उनका लिविंग एग्जाम्पल कुलभूषण यादव है हमारी उसके अंदर, कस्टडी के अंदर। फिर उन्होंने कराची हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, हर जगह पे उनके फुटप्रिंट्स हैं। तो क्या बैन अवी बरादरी इस मामले पर कुछ कर सकती है, कर पाएगी? देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था आमिर साहब कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अब रेलेवेंट है दुनिया के लिए। हाँ। तो लोग हमारी बात सुनना भी चाहते हैं और लोग हमारी बात पे यकीन भी करते हैं। और खास तौर पर हमने जो जहाज मारे और हिंदुस्तान ने 93 दिन बाद क्लेम किया, हमारी क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है। तो हमें इसको, जिसको कहते हैं ना, वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए अपनी रेलेवेंस को, क्योंकि दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार है, हमें लॉजिकल समझ रही है। हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम पहलगाम से लेके कह रहे हैं कि इंक्वायरी कराने को तैयार है, हमारी बातें नहीं मानी गई। हमने सबूत ऑफर किया कि सबूत दे दे, नहीं मानी गई। हमने इंक्वायरी कहा करवा ले कॉमन, नहीं मानी गई। तो दुनिया हमें, यहाँ मैं अमेरिका में काफी लेक्चर्स दे चुका हूँ, कनाडा में भी। तो जब इंटरेक्शन होती है मेरी इवन अमेरिकन से, उनको हमारी अब समझ आना शुरू हुई है कि हम पीस लविंग हैं, हम इस तरह नहीं वॉर मॉन्गरिंग करते। इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कन्वर्ट करना चाहिए वैल्यू। अब मेरी जैसी हम्बल वॉइस यहाँ पे अगर 10 लोगों को मिलेंगे या 50 लोगों को मिलेंगे, 10 इंटरव्यू दे दूंगा मैं, लेकिन असल काम तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो सीजन लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको करते रहना चाहिए। और बाकी मुल्कों जो सुपर पावर्स हैं, वेस्ट है, यूरोप है, इवन रशिया है, उनको ये कन्विंस करते रहना चाहिए कि हिंदुस्तान की वॉर मॉन्गरिंग की स्ट्रैटेजी पूरे 1.8 या 9 बिलियन लोगों की सिक्योरिटी को खतरा है, जो कि 22% दुनिया की आबादी है, और उसको खतरा है। अच्छा, आपने फरमाया कि जी झूठ नहीं पाकिस्तान बोलता, और हमने देखा कि 93 दिन बाद, जैसे कि आपने फरमाया, भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ को ख्याल आया, तो उसके ऊपर ख़ुद मैं देख रहा था कि भारतीय मीडिया में भी तनकीद हो रही है, लोग सवाल कर रहे हैं, और हत्ता कि ये तक कहा जा रहा है उनके मुताल्लिक़ कि जी उससे जो है उनका जो एक कहते हैं ना अथॉरिटी है अपने फोर्सेस के ऊपर, जो है वो ग्रिप कमज़ोर होती है कि जब आपके मतलब लीडर्स की अगर बातों के अंदर कंट्रडिक्शन हो, क्योंकि सबको पता होता है कि जी किसने क्या कारनामा किया। क्या ये इस तरह का जो बयान है, किस लिए पॉलिटिकल कंपल्शन थी उनकी? अपनी ज़ाहिर फोर्सेस में तो पता होता है कि हमने क्या कारनामा अंजाम दिया, इंडियन एयरफोर्स को पता होगा, उनकी मिलिट्री को पता होगा, किसको वो एड्रेस कर रहे थे? ज़ाहिर दुनिया भी यकीन नहीं कर रही इस बात पे। आमिर साहब बीइंग अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, जो उनके AP सिंह साहब है, एयर चीफ मार्शल, दूसरे मुल्क की एयरफोर्स है, मैं उनका प्रोफेशनली एहतराम करता हूँ।
लेकिन मुझे हमदर्दी भी हो रही है उनसे। हमदर्दी इस फ्रंट पे हो रही है कि इतने बड़े रैंक के साथ, इतनी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, उनसे क्या कहलवाया जा रहा है और क्या कहने पर मजबूर किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, और मैं कल से बातें परसों से यही कर रहा हूं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और एक्चुअल लैंग्वेज देखें। आप उसको लफ्जों को टाइप कर लें एक दफा और फिर सिर्फ देखें कि कोई एक सेंटेंस आपको कन्विक्शन वाला नजर आता है जिसपे उन्होंने कहा कि हमने ये किया है। जैसे यहाँ पे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई अभाम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स नहीं छोड़े थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की थी विद डाटा। उन्होंने फौरन ही किया था, ये नहीं किया था कि मतलब हफ्तों लगा दिए। और दूसरी आमिर साहब एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, कल मैंने मीडिया को कुछ बताया। देखिए, मैं एज अ फाइटर पायलट मैं उस दिन छुट्टी नहीं कर सकता जिस दिन मैंने प्रैक्टिस मिशन भी किया हो और मैंने कोई बॉम्ब गिराए हो या वेपन्स मारे हो या गन्स फायर की हो, जब तक मैं रिजल्ट उसका कंपाइल करके उसकी डीब्रीफ, उसका एनालिसिस करके रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा। छुट्टी नहीं हो सकती हमारी, ये पार्ट ऑफ द मिशन होता है उस दिन का। और जो बॉम्ब गिराए जाते हैं, हम उसको जंग में भी कहते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, हम BDA कहते हैं। क्लोजिंग में आपके BDA एवरी डे या जो मिशन आप करके आते हैं उसका असेस करना होता है आपने। अब 93 दिन नहीं लेते जब सैटेलाइट्स आपके पास हैं, इंटेलिजेंस आपके पास है, डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके पास हैं। S-400 मिसाइल का कह रहे हैं कि हमने उनसे मारे थे, और S-400 का आप देखिए कि S-400 के पास तो कंप्लीट डाटा है, मैंने उसको काफी पढ़ा है मिसाइल को। उसके पास कंप्लीट डिजिटल फुटप्रिंट होता है, वो आपको लोकेशन बताएगा, एंगल बताएगा, लोकेशन बताएगा, मैंने कहा मारा है। आप सारी रिलीज कर दें S-400 की। और ऑन टॉप ऑफ दैट लास्ट पॉइंट, आप एयरफोर्स की तरफ नहीं आप ले जाना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट पॉइंट ये है आमिर साहब के वो सारे किल्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने मारा है। भाई, आपके पास 1000 फाइटर जहाज है, वो किस दिन के लिए आपने रखा था? हमने जो सारे मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा है, बाकी सब के सब हमारे फाइटर जहाजों ने मारे हैं। तो आपके 1000 फाइटर जहाज किस दिन काम आने के लिए? वो तो उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया उस दिन। तो सरफेस टू एयर मिसाइल से तो कोई एयरफोर्स जंग नहीं जीत सकती, और खासतौर पर हिंदुस्तान एयरफोर्स जो बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है वो कैसे जीत सकती है?